चलिए आज जो नीट का न्यू सिलेबस है फ्रॉग, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, नीट में न्यू सिलेबस में जो नया सिलेबस रेड्यूस किया गया उसमें कुछ रेड्यूस भी किया गया, उससे रिलेटेड वीडियो भी है, साथ में पीडीएफ भी है और ऐड भी हुआ है। जो ऐड हुआ है वो फ्रॉग का सिस्टम है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो उसी सीरीज में एक जोड़ रहे हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आते हैं, देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है। तो इफ यू सी देयर इज तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये रेस्पिरेशन है क्या। अगर रेस्पिरेशन के तरफ हम लोग देखेंगे तो रेस्पिरेशन होता क्या है, जो क्या है इसमें खासियत। तो होता क्या है रेस्पिरेशन, जो ये एक ऐसा एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कॉमनली हम लोग डिफाइन करने के लिए डिफाइन कर क्या देते हैं, जो इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये एक स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन है, जिसको एक्चुअली हम लोग ब्रेथिंग कहते हैं। वो पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो वह ब्रेथिंग होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का ये एक एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो यहाँ अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं वो भी एक स्टेप है। साथ में इस ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज भी करेंगे। तो इस ऑक्सीजन को जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी। यस, क्योंकि लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम लोग के सेल में, बॉडी में एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी चाहिए। ओके, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम दिया गया रेस्पिरेशन। उसमें एक स्टेप होता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन की, एक गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह आया, ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन से सेल में जाता है, फिर सेल में जाके दैट विल प्रोड्यूस द एनर्जी। ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है, ये आता है अंडर द प्रोसेस ऑफ द व्हाट, रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो ये है द एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस, द एक्टिव बायोलॉजिकल process by which an organism produces energy for metabolic functions of the cell. Metabolic functions of cells। ठीक है, सेल्स के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए जो प्रोसेस लोग करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस चीज के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल बोलिए, इंडिविजुअल बोलिए, तो उसी एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम दिया गया, दैट इज द व्हाट, रेस्पिरेशन। उसी का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बात करते हैं। तो फ्रॉग में क्या होता है, इसमें जो ब्रेथिंग होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तीन टाइप का होता है। ठीक है, तीन तरह से होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, ये कुटेनियस रेस्पिरेशन क्या है, इसमें करता है ब्रेथिंग, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्किन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन, तब इसको हम लोग नाम देते हैं थ्रू स्किन करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कुटेनियस रेस्पिरेशन। कुटेनियस
रेस्पिरेशन। तो स्किन के थ्रू जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है तो इसको हम लोग कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा होता है इसमें बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, ये जो है बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, ये होता है थ्रू द बकोफैरिंजियल कैविटी। बकोफैरिंजियल कैविटी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हम लोग उसमें पढ़े हैं बकोफैरिंजियल कैविटी। अब ये बकोफैरिंजियल कैविटी क्या है, जो फ्रॉग में बक्कल कैविटी और फैरिंग्स शार्पली डिफरेंशिएटेड नहीं कर पाते हम लोग। यस, बक्कल कैविटी और फैरिंग्स होता है वह शार्पली डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या करते हैं, दोनों को कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं बकोफैरिंजियल कैविटी। बकोफैरिंजियल कैविटी। तो बकोफैरिंजियल कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े, याद कीजिए, जो फ्रॉग में सैलिवरी ग्लैंड अब्सेंट होता है। फ्रॉग में सैलिवरी ग्लैंड अब्सेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड अब्सेंट होने के कारण उसके बकोफैरिंजियल कैविटी में यानी बक्कल कैविटी में, फैरिंग्स में बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड होता है और म्यूकस सिक्रेट करते रहता है। वहीं पे म्यूकस में ऑक्सीजन डिजोल्व होगा और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां से भी वर्क कर लेता है। इसको कहते हैं हम लोग बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन जो करता है वह करता है दैट विल द व्हाट, पुलमोनरी। तीसरा, दूसरा नहीं, तीसरा रेस्पिरेशन वह है पुलमोनरी रेस्पिरेशन। पुलमोनरी रेस्पिरेशन, ये होता है रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द लंग्स। लंग्स से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है उसको हम लोग कहते हैं पुलमोनरी रेस्पिरेशन। ये जो ब्रीथिंग का टाइप पढ़े ये हम लोग पढ़े एडल्ट स्टेज में। जब फ्रॉग एडल्ट में आ जाता है तो वह ये तीन टाइप का ब्रीथिंग करता है, कुटेनियस, बकोफैरिंजियल एंड पुलमोनरी। कुटेनियस में क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया थ्रू द स्किन। बकोफैरिंजियल में क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया बकोफैरिंजियल कैविटी में। और पुलमोनरी रेस्पिरेशन में क्या किया, वह एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लंग्स में, जैसे हम लोग लंग्स से ब्रेथ करते हैं वही लंग ब्रेथर होता है एडल्ट स्टेज में। लेकिन लार्वल स्टेज में ये क्या होता है, तो लार्वल स्टेज में ये करता है आपको जो हम लोग पढ़े टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा कहते हैं फ्रॉग के लार्वा को। तो ये टैडपोल लार्वा जो होता है वो उस टाइम में करता है गिल से रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो होता है इसका वो होता है गिल से। तो लार्वल स्टेज में ये गिल से ब्रीथिंग करता है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ब्रीथिंग इन द एडल्ट स्टेज। ब्रीथिंग इन द एडल्ट स्टेज। ओके। अब क्या है, ये कुटेनियस रेस्पिरेशन, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन और पुलमोनरी रेस्पिरेशन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पूरा डिटेल करें तो क्या होता है, जो ये तीन टाइप का तो ब्रीथिंग किया, एक क्या ब्रीथिंग थ्रू द स्किन, दूसरा क्या ब्रीथिंग थ्रू द बकोफैरिंजियल कैविटी और तीसरा क्या थ्रू द लंग्स। ये जो कुटेनियस रेस्पिरेशन है, कुटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, दिस will be the occurred in the each and every moment of the life। फ्रॉग में जब तक लाइफ है तब तक उसमें कुटेनियस रेस्पिरेशन होता ही रहता है, ये किसी भी कंडीशन में क्लोज नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए, ये एम्फीबियन है तो ये वाटर में जाएगा तो भी आपको कुटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, लैंड पे रहेगा तो भी कुटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। इनएक्टिव स्टेज पढ़े थे, यस, जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को ओवरकम करने के लिए जाता है, तो हाइबरनेशन में जाएगा तो भी करेगा, एस्टिवेशन में जाएगा तो भी करेगा। ठीक है। कहने का मतलब जब तक इसमें लाइफ है, जिस स्टेज में लाइफ है वहां तक ये क्या करता है, कुटेनियस ब्रीथिंग या कुटेनियस रेस्पिरेशन क्लोज नहीं होता है। स्किन से ये वाटर में रहेगा तो भी करेगा, एयर में रहेगा तो भी करेगा, हाइबरनेशन में तो भी कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है और एस्टिवेशन में तो भी कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो कुटेनियस रेस्पिरेशन ये हमेशा करता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब क्या है, दूसरा है बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन। बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन और तीसरा है पुलमोनरी रेस्पिरेशन। पुलमोनरी रेस्पिरेशन, ये जो है बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन
एंड पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये दोनों सिर्फ तब करता है व्हेन द फ्रॉग रिमेन्स इन कांटेक्ट ऑफ द एयर। एयर के कांटेक्ट में होगा तभी करेगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो बकोफेंजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन करने का जो है वह सिर्फ उस टाइम में करेगा जब ये एयर के कांटेक्ट में होता है। जैसे वाटर के अंदर चला गया उस टाइम में भी ये बंद हो जाता है, राइट। सॉरी। इसके बाद हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जाएगा, उस टाइम में भी बंद हो जाएगा। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम में भी ये बकोफेंजियल रेस्पिरेशन और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन बंद होता है। याद कीजिए, बताए थे जब फ्रॉग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में होता है तो ये रेस्पिरेशन ब्रीथिंग बंद होता है। तो इसका बॉडी का जो हम लोग पुल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग का क्या है, एब्डोमिनल मसल यानी एब्डोमेन आपका मूवमेंट करता है। उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे रोड पे अगर कोई डॉग, कुत्ता सोया हुआ है, अगर आपको डॉट लगे ये डेड है या रियली में सोया हुआ है, लिविंग होके ये सोया हुआ है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हुआ, बहुत के दिमाग में आ गया होगा जो स्टोन मार के देखेंगे, ये नहीं। तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नो एनीवन किक द डेड डॉग। डेड डॉग को कोई किक नहीं करता जब तक हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं ये जो डॉग है, कुत्ता सोया हुआ है, ये जब तक आप कंफर्म नहीं होइएगा जो दिस इज गोइंग टू बी द व्हाट, तो ये लिविंग है, तब तक आप उसको स्ट्राइक नहीं कीजिएगा। तो लिविंग समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके बेली पे, उसके स्टोमक पे ध्यान देते हैं, वह ब्रेथिंग चल रहा है कि नहीं, मसल्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स कर रहा है कि नहीं। ठीक है। फ्रॉग में ड्यूरिंग द हाइबरनेशन एस्टिवेशन वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये बकोफेरेंजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन को बंद किया रहता है, इसलिए मसल्स का यूटिलाइज हुआ नहीं, कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू जो एक्सचेंज करता है उसमें इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। ठीक है। अब ये जो बकोफेजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, तो इसमें ये एयर के कांटेक्ट में होगा तब करेगा। हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम में मात्र कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। अब ये बात आता है जो आखिर ये तीन टाइप का रेस्पिरेशन करता क्यों है, क्या जरूरत है। तो होता क्या है, इसका लंग्स जो है, जिसे हम लोग नहीं करते कुटेनियस रेस्पिरेशन, इसका जो लंग्स है उसका एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे। इसका लंग्स इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। यस, फ्रॉग को जितना ऑक्सीजन चाहिए वह टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पुल्मोनरी रेस्पिरेशन से सप्लाई नहीं हो पाता है। यस, तो इसलिए अगर इसको कुटेनियस रेस्पिरेशन नहीं करेगा, बकोफेजियल रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो फिर इसका लाइफ नहीं चल पाएगा। जैसे क्या होता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन इसके टोटल ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट का 40% जो होता है वह कुटेनियस रेस्पिरेशन से फिलअप होता है, और बकोफेजियल एंड पुल्मोनरी रेस्ट यानी 60% जो होता है ये सप्लाई करता है बाय द बकोफेजियल एंड पुल्मोनरी रेस्पिरेशन से। तो 40% कुटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से सप्लाई होता है, बकोफेजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन से 60% सप्लाई होता है। ओके, लेट कीजिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम लोग क्या करें, फ्रॉग को ले और फ्रॉग को सपोज कीजिए उसके पैर को क्या कीजिए, आप बांध दीजिए और ऐसे बांध के फिक्स कर दीजिए जैसे ये पानी है। तो इसको हम लोग क्या किए, नीचे में किसी चीज से बांध दिए, इसको पैर को बांध दिए, डोरी लगा के रस्सी से बांध दिए इसको। अब ये रस्सी से बांध देने के बाद क्या है, जो ये फ्रॉग वाटर के सरफेस पे मतलब एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये करेगा ओनली कुटेनियस रेस्पिरेशन। यस, तो इतना बड़ा रस्सी दो इसमें, जिससे क्या हो, जो ये वाटर के सरफेस पे ना पहुंच सके, वाटर के अंदर ही रहे। तो ऐसे जब ये सिर्फ कुटेनियस रेस्पिरेशन अलाउ कीजिएगा तो ये फ्रॉग कुछ दिन के बाद डेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुटेनियस रेस्पिरेशन ये इसके मेटाबॉलिज्म को ओनली 40% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी द डेथ बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। यस, दम घुटने से मर जाएगा ये। या फिर इसके स्किन को पूरे ड्राई कर दे, स्किन को पूरे ड्राई कर दीजिए, क्योंकि
कुटेनियस रेस्पिरेशन के लिए स्किन मॉइस्ट होना पड़ा, तो स्किन को पूरे ड्राई कर दे और तब इसको हम लोग रख दे, इसको वाटर में जाने ना दे, स्किन को मॉइस्ट ना होने दे, तो भी ये डेड कर जाएगा, क्योंकि जब स्किन मॉइस्ट नहीं है तब ये बकोफेंजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन मात्र करेगा। अपने रिक्वायर्ड अमाउंट का ओनली 60% सप्लाई होता है, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें भी ये डेड कर जाता है। इज इट क्लियर? इसीलिए फ्रॉग में ये तीनों ब्रीथिंग जरूरी है, कुटेनियस रेस्पिरेशन भी जरूरी है, बकोफेंजियल भी जरूरी है और पुल्मोनरी भी जरूरी है। इज इट क्लियर? तो हम लोग डिटेल करेंगे पुल्मोनरी रेस्पिरेशन को, ये है एक इंट्रोडक्शन ओवर देयर। ठीक है, अब लेट्स कम, अब हम लोग बात करते हैं इसमें पुल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या सब है, या इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फोकस कर रहे हैं अभी पुल्मोनरी रेस्पिरेशन में। फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। कौन कौन सा दो पार्ट होता है? तो एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो दो पार्ट होता है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब समझने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन को पहले समझे, तब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग को सीधा समझ में आएगा। एडल्ट स्टेज में इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वह है लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में क्या होता है, यहां पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसको हम लोग कहते हैं, ये वो ऑर्गन है जो कि साइट प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करने के लिए ये साइट प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो ये एक जगह देता है, यहीं पे आके ब्लड के बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में गैस का, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जिसका भी एक्सचेंज करना है वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है, जो लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है, और सपोज कीजिए यहां से ब्लड कैपिलरीज आ रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है, तो वी नो दैट ब्लड कैपिलरीज का मेम्ब्रेन भी क्या होता है, एकदम थिन होता है, लेकिन उसको आप बहुत थिन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो करता है, हाई प्रेशर होता है, तो बहुत थिन होगा, तो दैट कैन बी रप्चर्ड। यस, वो ब्रस्ट कर जाएगा, फूट जाएगा वो। इसीलिए कैपिलरीज का जो मेम्ब्रेन है उसके थिकनेस एक लिमिटेशन तक ही हम लोग कम रख सकते हैं, या कहिए नेचर प्रदत्त है ये, जो नेचर इस चीज को समझ में रहा है। ठीक है, लंग्स का जो मेम्ब्रेन है इसको जितना थिन किया जाए, अब क्यों जरूरी है थिन, क्योंकि जितना थिन होगा यहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज होता है वह सिंपल डिफ्यूजन होता है, कोई प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एक्टिव प्रोसेस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यस, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये एक्सचेंज ऑफ फ्रॉग में नहीं पूछा है, वो ये नहीं समझिएगा सर फ्रॉग तो था ही नहीं तो कैसे पूछ दिया नीट में, नहीं, ह्यूमन का तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है ना, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्ड बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स बाय विच प्रोसेस। तो सिंपल डिफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, एकदम सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन के रेट को हाई करने के लिए क्या होना पड़ता है, सिंपल डिवीजन के रेट को हाई करने के लिए ये मेम्ब्रेन जितना थिन होगा, यानी इसके बीच का मेम्ब्रेन जितना पतला होगा, जैसे यहाँ पे एयर आया, तो ये एयर जो यहाँ से एक्सचेंज करेगा, तो इस बीच में आया क्या, लंग्स का मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, कैपिलरीज का मेम्ब्रेन होगा, तो ये जितना पतला होगा रेट ऑफ द डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। ब्लड आएगा, लंग्स में आएगा, वह निकल जाएगा, लंग्स में आके रुकेगा नहीं, जो मुझे 2 ऑक्सीजन, तुम कार्बन डाइऑक्साइड लो, 2-4 मिनट बातचीत करते हैं उसके बाद हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड अपना काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड मूवमेंट कर रहा है, उसी बीच में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेना है। इसीलिए ये मेम्ब्रेन क्या होता है, इस दोनों का जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन उसको पतला होना पड़ता है, थिन होना पड़ता है।
तो लंग्स के मेम्ब्रेन को थिन किया जा सकता है, ब्लड कैपिलरीज के मेम्ब्रेन को थिन एक लिमिटेशन तक ही किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड इस बीच का मेम्ब्रेन को थिन करने के लिए लंग्स का मेम्ब्रेन एकदम थिन हो जाता है, बहुत ही थिन हो जाता है। तो इसको अगर बॉडी से बाहर रख दिया जाए, बॉडी से बाहर रख दिया जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, इट कैन गेट द मैकेनिकल इंजुरी, क्योंकि मेम्ब्रेन एकदम पतला होगा, थोड़ा सा कहीं लगेगा तो वो फट जाएगा। इसलिए लंग्स को डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है, वह आपको मैकेनिकल इंजुरी गेन कर लेगा। इसीलिए मैकेनिकल इंजुरी से बचाने के लिए क्या किया गया, लंग्स को दिया गया बॉडी कैविटी के अंदर। जैसे फ्रॉग में बॉडी कैविटी एंटीरियर पार्ट में ठीक लीवर के डॉर्सल साइड में लंग्स दिया गया, लेकिन ये लंग्स एयर लेगा कहां से, एयर तो लेगा कहीं से। तो एयर का जो सोर्स है, तो बॉडी कैविटी के जब अंदर आ गया तो इट हैज बीन डिटैच फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से तो डिटैच हो गया। इसीलिए इसको लंग्स को क्या किया जाता है, एयर लेने के लिए एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है, और वह पाथ इसको कनेक्ट करता है विद द एटमॉस्फेयर। और यही पाथ जो इसको एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करता है और एटमॉस्फेयर से एयर लिया, एयर रिलीज किया, उसको हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर है, समझ गए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस, क्यों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चाहिए। तो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये है पैसेज और पाथ, पैसेज और पाथ थ्रू विच फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, ठीक है, पास, सॉरी नॉट फूड मटेरियल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पाने लगे नहीं, थ्रू विच एयर या एटमॉस्फेरिक एयर, या एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर passes from atmosphere to lungs, atmosphere to lungs and vice versa, यानी उल्टा रास्ता, एंड वाइस वर्सा, लंग से फिर एटमॉस्फेयर में। तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो साइट प्रोवाइड करता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वह हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एटमॉस्फेयर से एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक जो जाता है, उसमें जो पाथ को फॉलो करता है, उसका हम लोग नाम देते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, एंड दैट विल बी द वर्ड, वो हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नैरिस कहते हैं इसको, नेसल कैविटी होता है, नेसल कैविटी होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है। ठीक है, इसके बाद बकोफेरिंजियल कैविटी भी होता है, क्योंकि इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होता है बकोफेरिंजियल कैविटी में। फिर ग्लॉटिस यानी ट्रैकिया का ओपनिंग है, उसी के ठीक पीछे लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है, जहाँ की वोकल कॉर्ड पढ़ेंगे इसको डिटेल हम लोग। वोकल कॉर्ड्स होता है, साउंड प्रोडक्शन करता है, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर। फिर ट्रैकिया है, यस इसका ट्रैकिया छोटा होता है, कारण है दैट इज द वर्ड, नेक नहीं है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस है, ये पहुंच जाएगा दैट विल बी द इन द लंग्स ओवर देयर। ठीक है, इतना पार्ट होता है इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया लंग्स, इज इट क्लियर। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तुरंत नेक्स्ट वीडियो रिलीज करेंगे, ओके, जिसमें हम लोग अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस तरह से देखते रहिए वीडियो को, फाइंड आउट कीजिए। इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट ओवर देयर, कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है मेरा
डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गिव द ईमेल, व्हाट्सएप नंबर भी है, करेंगे। एक कमेंट आया था, दैट विल द मॉड्यूल के हिसाब से कैसे तैयारी करें, उस पर भी हम बहुत ही जल्दी डिवोटिव वीडियो बना रहे हैं, दैट विल द कैसे मॉडल के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।